नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालराव। बाजार में आज फिर से हमने रिकॉर्ड बनते हुए देखे। हालांकि डाइवर्जेंस अब यहां से दिखना शुरू हो गया है। निफ्टी बैंक ने भले ही आज नया रिकॉर्ड बनाया हो, लेकिन अब दिन के ऊपरी स्तर से करीब 300 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है, 53,000 के स्तर के आसपास। एचडीएफसी बैंक कल जितना चला पूरी की पूरी तेजी गवाई। बिल्कुल कल 2.25% चला था, 2.25% शेयर नीचे है और निफ्टी का टॉप लूजर है। सवाल यह है कि क्या निफ्टी बैंक में बैंकिंग शेयरों में थोड़ा संभलकर ट्रेड करना चाहिए, क्या प्रॉफिट टेकिंग कर लें? और बाजार में भी आपका एक ब्रॉडर व्यू बनाएंगे, तमाम स्टॉक्स जानेंगे ट्रेड करने के लिए अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। खबरों वाले शेयर्स होंगे, बहुत कुछ होगा, देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। एक झलक आपके सामने। 2:35 पर हम क्लोजिंग ट्रेड लेकर आएंगे। 2:40 पर होगा ऑप्शन का एक दमदार ट्रेड। 3 बजे हम लेकर आएंगे आपके लिए मार्केट एट 3, जहां पर खबरों का पूरा एक्शन होगा। 3:05 पर खबर गर्म है, हमारा खास सेगमेंट डीलिंग रूम से सीधे हम लेकर आएंगे वहां की हलचल के बारे में। और 3:15 पर बीटीएसटी एफएसटी ट्रेड होगा, इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर। तो पूरा का पूरा अगला 1 घंटा बहुत ही एक्शन पैक्ड है। हमारे एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं, थोड़ी देर में चर्चा की शुरुआत करेंगे। फटाफट ये देख लेते हैं कि बाजार की मेजर जो हाइलाइट्स हैं, अब तक का दिन भर का कारोबार किस तरह का हुआ है। 5 बड़ी बातों में उसको हम समेटेंगे। तो बाजार में आप इस वक्त देखिए हल्की सी बढ़त है निफ्टी में, हालांकि 24,300 के ऊपर है। नया शिखर बनाने के बाद 50 अंकों के दायरे में निफ्टी कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तर से करीब 300 अंक फिसला है। डिफेंस शेयरों में जबरदस्त तेजी है। मजगांव डॉक हो गया, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। मजगांव डॉक तो 18% भाग गया है ये शेयर। आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी का दौर जारी है। स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि चर्निंग भी हो रही है, रोज कुछ अलग अलग लीडर निकल के आ रहे हैं। एचसीएल टेक आज निफ्टी का टॉप गेनर है और पहली तिमाही के बिजनेस की अपडेट्स आने लगे हैं। कारोबार की अपडेट कंपनियां दे रही हैं और उसके आधार पर शेयर चल भी रहे हैं। बजाज फाइनेंस, बंधन बैंक ये फिसले हैं थोड़े से निराशाजनक अपडेट के बाद। आप देखिए बजाज फाइनेंस करीब 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। कल के सत्र में ये शेयर मजबूत था, लेकिन आज ये फिसल के कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार जरा डिम्पी से फटाफट ये समझ लेते हैं कि वायदा बाजार का सेटअप क्या कह रहा है। डिम्पी, जैसा कि हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि अब डाइवर्जेंस आएगा, वो दिख रहा है। निफ्टी बैंक पहले कमजोरी की तैयारी कर रहा है। हालांकि अभी दोनों इंडेक्स देखेंगे तो आपको हरे निशान में जरूर दिखेंगे, लेकिन दिन के ऊपरी स्तर से कमजोर जरूर है। सेटअप कैसा दिख रहा है आपको? एक बार को तो निफ्टी बैंक करीब 200 पॉइंट भी नीचे आ गया था लाल निशान में, लेकिन अभी किसी वजह से वो हरे निशान में है, बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस अदर बैंक्स ऑल्सो। सो अभी एचडीएफसी बैंक अगर आप देखेंगे तो 2% की गिरावट के साथ है। हमने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि हमको एचडीएफसी बैंक की जो खबर दिख रही है, हमारा डाटा, हमारा एनालिसिस ये कहता है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ होगा। इससे पहले मैंने कई बार आपको बताया कि रिटेल और इंस्टीट्यूशनल में बहुत फ़र्क आ चुका है। वो पहली वाली बात नहीं रही है। अब टेक्नोलॉजी इतनी डीप हो चुकी है कि अगर आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ों को नहीं पकड़ेंगे तो फिर आपसे पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल्स पे डाटा की क्रंचिंग होती है। जैसे मैंने आपको बताया, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूशनल का अपना नेटवर्क है, उनको ये बात पता थी कि एमएससीआई, उनको ये पता थी कि जून के कॉन्ट्रैक्ट, उनको ये पता थी एफआईज होल्डिंग, लेकिन रिटेल सिर्फ यही कैलकुलेट कर रहा है कि हाँ एचडीएफसी चल रहा है, तो एचडीएफसी आज नीचे आया। एक बात मैंने सुबह आपको और बताई थी कि कई बार क्या होता है, दोनों के हाथ में बैटन है। कई बार एचडीएफसी रिलायंस को दे देता है, रिलायंस एचडीएफसी को दे देता है। कुल मिला के इंडेक्स मैनेजमेंट होता है, जिसको इंडेक्स ब्यूटिफिकेशन कहते हैं या स्क्रीन ब्यूटिफिकेशन कहते हैं। कुल मिला के वो आपको मार्केट के अंदर होता हुआ दिख रहा होगा। आप देखें आज फिर से रिलायंस ऊपर है, जबकि ऐसा कल कुछ नहीं था कि रिलायंस को नीचे जाना पड़ा। ऐसा आज फिर से कुछ नहीं है कि रिलायंस को ऊपर आना पड़े, लेकिन इंडेक्स मैनेजमेंट का पार्ट है। कोई खबर नहीं है रिलायंस पे, कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। कल तो चलो मैं फिर भी समझ सकता हूँ, जो भी मामला साथों था सो था। एक और बात, इंडिया विक्स आज फिर से 3% टूटा। मैंने आपको कई बार बताया, इंडिया विक्स आपके 2 तरीकों से हेल्प करता है। पहला, मार्केट के अंदर फियर बताता है। दूसरा, आपकी वॉलिडिटी बताता है। तीसरा, आपके ये भी बताता है कि हम इवेंट से पहले या इवेंट को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। कोई इवेंट नहीं है इसलिए टूट रहा है, कोई फियर नहीं है इसलिए टूट रहा है, और वॉलिडिटी को श्रिंक करेगा, श्रिंक कर देगा। आज आप देख लो, कहने को कितना है, 38 पॉइंट हो आप सिर्फ ऊपर, और आज दिन भर में क्या आपके पास कोई ओपनिंग का ट्रिगर नहीं थे? आपने तो गैप किया था, करीब 70 पॉइंट का गैप था आज निफ्टी का। 83 पॉइंट का पहला टिक था, दूसरा पॉइंट 56 पॉइंट का था, आपको याद होगा तो
तो अभी आप देखो निफ्टी ने अपने प्रीवियस हाई को भी अचीव अभी तक नहीं किया। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बाजार गिर रहा है, अगर बाजार गिर रहा होता तो ये एक बार भी पिछले 7 दिन में निफ्टी में लाल निशान के साथ बंद नहीं हुआ। और भी पहले भी देखा जाए, लेकिन मैं पिछले 7 दिन का आपको डाटा बता रहा हूँ, एक बार भी निफ्टी लाल निशान में बंद नहीं हुआ। जिस दिन हुआ था ना 18 पॉइंट, उस दिन भी फ्यूचर हरे निशान में थे। जिस दिन हुआ भी था, कोई आदमी निकाल के फोटो खींच के दिखा भी सकता है कि देखो सर हुआ है 18 पॉइंट नीचे। मेरे को याद है 18 पॉइंट, उस दिन भी फ्यूचर हरे निशान में थे। यही बात मैंने आपको नोटिस उस दिन भी करवाई थी। थोड़ा फाइन ट्यून करके देखना पड़ेगा, बहुत बारीक बारीक चीज़ें मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगी। एक दो चीज़ें मैं आपको थोड़ा और नोटिस कराना चाहता हूँ। आज एक मिनट के लिए जरा अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप के सारे शेयर्स दिखाइए, अडानी पावर को छोड़ के। ज़्यादातर फ्लैगशिप कंपनीज, बड़ी कंपनीज, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, ये सब दिखाएंगे तो थोड़ा थोड़ा दबाव आपको यहाँ पर भी दिखेगा। अब आप देखो HDFC के पास बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, रिलायंस के पास बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एक और बड़ा ग्रुप भी है अडानी ग्रुप, इसको भी आप नोटिस करके रखिएगा। नोटिस करके रखिएगा बजाज ग्रुप को भी। आप पिछले 3-4 दिन से कई मेहमानों को बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स, और उससे पहले एक दिन हेडलाइंस बना के हमने 3 गोदरेज ग्रुप की कंपनीज भी आपको दिखाई थी। ये जो चर्निंग का पार्ट है ना, एक ग्रुप वाइज भी होता है और एक ग्रुप में भी हो रहा है। तो कोई सा ग्रुप आपको जिस दिन चलता हुआ दिखे ना, थोड़ा सा भी ठीक दिखे, तो आप उसकी ज़्यादातर कंपनीज को देखना। जैसे कल के एग्जांपल के लिए देखोगे आप, कल TCS, टाटा कॉम, टाटा कंज्यूमर्स, टाटा एलेक्सी, बहुत सारे टाटा ग्रुप के शेयर्स कल धीरे धीरे चल रहे थे। इंस्टीट्यूशनल जब भी मार्केट में आएगा ना, तो कई बार ग्रुप चेजिंग भी करता है, तो थोड़ा इस पॉइंट को भी आप नोटिस रखा कीजिएगा। ये आपको जब स्क्रीन देखेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे करके पता लग जाएगा। 1 मिनट के लिए स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडाइसिस दिखा सकते हैं, साथ ही जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाइएगा। ये एडवांस डिक्लाइन की रेशियो वो वाली जो हम आपके सामने रखते हैं कि बढ़ने और गिरने वाले शेयर कितने कितने हैं, ये वो वाले मैं एडवांस डिक्लाइन की रेशियो आपसे बात पूछूंगा। आप देखेंगे वहाँ पे आज 96 शेयर्स के अंदर लॉन्ग है, ठीक है। ये स्मॉल का मिड कैप का इंडेक्स देख रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर, इनमें मोमेंटो एक रेंज का है। ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो आ गया। आज भी आप एडवांसेस ज़्यादा लेके बैठे हो और हर फ्रंट पे ज़्यादा लेके बैठे हो, तो मार्केट में किसी तरह का कोई क्रैक नहीं है, लेकिन जो बढ़त भी है ना वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। एक चीज़ मैं अब चलो आपको और नोटिस कर रहा है, तो मैं कैसे इसको देख रहा हूँ या मैं कैसे इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप टॉप 50 काउंटर्स लेके आइए। टॉप 50 काउंटर में सबसे ज़्यादा बढ़त HCL टेक के अंदर है, दूसरी ICICI बैंक के अंदर है, तीसरी सन फार्मा के अंदर है। इसके अलावा कोई चौथा शेयर नहीं है जिसमें 2% से ज़्यादा का बड़ा मूव हो। और गिरावट में HDFC बैंक है जिसके पास 2% की गिरावट है, और कोई बड़ा बैंक नहीं जिसके पास 2% से ज़्यादा की गिरावट भी हो। तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी थोड़ी श्रिंक हो गई है। ये बिकॉज ऑफ घटते हुए विक्स की वजह से हो रही है। एक और चीज़ आज आप नोटिस करेंगे मार्केट के अंदर, थोड़े डिफेंसिव नेचर के शेयर वापस निकल के आएंगे। एग्जाम्पल के लिए हेल्थ केयर या हेल्थ से या फार्मास्यूटिकल से जुड़ी हुई कंपनीज, अगर आप चेक करना चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक हिस्सा होता है जब भी मार्केट को थोड़ा साइडवेज या थोड़ा आगे पीछे करना होता है, तो इस तरह के फार्मास्यूटिकल शेयर्स को आगे ले आता है वो, एक तरह की लेयर बनाने के लिए। वो आप लेयर अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। कुल मिला के मार्केट के पास नए वालों को थोड़ा वेट करना चाहिए। ये वेट करने में मैं समझ सकता हूँ 500 पॉइंट निफ्टी के छूटे और करीब 1000 पॉइंट आपके बैंक निफ्टी के छूटे हुए होंगे, मैं ये समझ सकता हूँ। लेकिन ये तो या तो फिर आप यूफोरिया का पार्ट बन जाओ या तो अपने प्रिंसिपल्स पे अड़िग रहो। मेरा ऐसा मानना है, निजी तौर पर मानना है, कोई चैनल का टेक नहीं है। आप अपना टेक अपने पास रखना, चैनल का टेक चैनल के पास ही है। मैं अपना निजी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे को लगता है प्रिंसिपल्स के साथ आपको अपने वो समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भी मेरा रिस्क वार्ड ठीक नहीं है एंट्री करने का, तो लीव इट। आज धोनी पटेल ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब आपको कन्फ्यूजन होना, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जब आप जा रहे हो, जब तक क्लैरिटी टिल्ट ना हो यानी क्लियरेंस ना हो, तब तक आप सौदे को अवॉइड कर दो। तो मेरा भी यही मानना है कि सौदों को अवॉइड करना इस समय समझदारी हो सकती है, बजाय उल्टे सीधे ट्रेड लेने की। ठीक, अब हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, बहुत सारी बातें हम आगे भी करते रहेंगे कार्यक्रम के दौरान। और जैसे हमने कई बार कहा है कि मेरे को ये तो नहीं पता कि दूसरे जगह पे क्या होता है, लेकिन मेरे को अपने चैनल का ज़रूर पता है कि हमारा यहाँ पे एक ही नारा है, एक ही कंसेप्ट पे हम काम करते हैं, डैट इज़ अर्निंग एंड लर्निंग। सिर्फ टिप के सौदे में नहीं है, ये ले लो, ये खरीद लो, ये नहीं है, तर्क के साथ कि क्यों ले लो, क्यों बेच दो। और हमारे मेहमान सारे इस चीज़ के गवाह हैं। मैंने कई बार सुमित मूलचंदानी को रोक रोक के पूछा है कि आप इसको क्यों बाय करवा रहे हो, वो फिर रीज़न बताते हैं। कपिल को पता होगा, मैंने कई बार इनको रोक के पूछा है कि सर आपको यकीन है ये शेयर चलेगा या नहीं चलेगा। सुमित, प्रदीप जी तो खैर अभी नए नए हमारे साथ जुड़े हैं वापस से,
काफ़ी सालों बाद इनसे मेरा फिर से मुलाकात हुई है, लेकिन प्रदीप जी भी जानते होंगे इस बात को कि विद द फैक्चुअल, विद द रीजनिंग के साथ। और आज हमने भी जब आपको शेयर्स दिखाए, सुबह चाहे प्राइम फोकस दिखाया, चाहे धानी दिखाया, बड़ा कोई भी शेयर्स दिखाते, बाकायदा मैंने अपने टर्मिनल को ऑन कर रखा ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो ईट ऑफ स्वदेश के प्लेटफॉर्म को हम कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहाँ पे अर्निंग और लर्निंग दोनों का कंसेप्ट हो। सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कपिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्रदीप हरचंदानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सुमित भाई, परंपरागत तरीके से आपसे पूछ रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी क्या किया जाए? जिनके पास है वो क्या करें, जिनके पास नहीं है वो क्या करें? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, इंट्राडे जो डिप एक आना था वो यूटिलाइज हो चुका है हमें लग रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा अपसाइड का एक मोमेंटम पेंडिंग है। तो अगर क्लोजिंग बेसिस पे मैं बात करूं तो 24,200 का जो जोन है वो हमारे लिए एक स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, बिल्कुल आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहिए। मुझे अगर कभी भी क्लोजिंग आ रही है तो फिर मैं वहां पे अपना एक पोजीशन लाइट करना चाहूंगा। सो अकॉर्डिंगली जो आपके स्टॉक्स हैं आप उनको देखिए। अगर आपका कुछ नेगेटिव फॉर्मेशन बन रहा है तो बिल्कुल बेझिझक होकर वहां पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि 24,200 के नीचे हमें एक्सपेक्टेशन है कि शायद मार्केट में एक न्यू राउंड स्टार्ट हो जाए प्रॉफिट बुकिंग का, जो 24,000 और 23,600 तक मार्केट जा सकता है। बट टिल द टाइम मैं उसको एक डिप्स को भी यूटिलाइज करूंगा। जैसे आप अगर आज का सेशन देखेंगे तो स्पॉट में 24,400 का हाई लगा, डिप बना 24,300 का, फिर से थोड़ा अपसाइड मूवमेंट आया। तो तब तक हमारे पास एक बाइंग ऑन डिप्स का ही नजरिया रहेगा। सो 24,200 का स्ट्रिक अपसाइड का मोमेंटम बात करूं तो 24,600 तक एक बार मार्केट टच होने का एक एक्सपेक्टेशन है। अगर आप फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे प्रीवियस स्विंग पे तो 24,600 का जो लेवल है वहां पे एक आपका रेजिस्टेंस बनेगा। तो तब तक मैं बाइंग में रहना चाहूंगा। इसी तरह से बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,700 का जो जोन है वो मेरे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, और अपसाइड में 53,600। देखिए आज अगर HDFC डाउन है तो सामने आप देखेंगे तो ICICI बैंक ने काफी अच्छा पुल बैक दिया। अगर आप लास्ट 15 टू 20 मिनट्स का भी देखेंगे तो IDFC फर्स्ट, IDFC बैंक ऑफ बड़ौदा, तो काफी सारे पुल बैक्स भी आए हुए हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी को एक डे हाई की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो अभी भी थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पे आप बाइंग में बना रखिए, लेकिन 52,700 के नीचे मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, 52,700 के नीचे निफ्टी बैंक में एग्जिट, ये टेक अवे मिला आपके लिए। और अगर निफ्टी की बात करें तो अभी 23,600 की आप तैयारी कर लीजिए, 23,400 पे नहीं रुकेगा, 200 पॉइंट और। आज सुबह हम 23,500 की बात कर रहे थे, लेकिन नहीं, 100 पॉइंट और जोड़ लीजिए। सुमित जी की इंटेलिजेंस ये कह रही है कि निफ्टी बैंक में आपके लिए यहां से मौके बनेंगे अभी। ठीक है, चलिए, आपके लिए इंडेक्स की पूरी प्लानिंग होगी। फटाफट अब स्टॉक्स पे चलते हैं और शुरुआत करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स की। कपिल, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपके शेयर कौन से हैं, कहां पर दांव लगाएंगे? बिल्कुल। तो ओवरऑल मार्केट का अंडरलाइंग टोन पॉजिटिव में है, और पिछले 2 हफ्तों से हमें वही देखने मिला हुआ है कि जहां पे सेक्टर का पहले में टाइम पे काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा हुआ था, तो वन बाय वन हमें वहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिली थी। सिलसिला बैंकिंग स्टॉक से चालू हुआ, बाद में IT स्टॉक्स आए, बाद में रिलायंस आया, और इस हफ्ते में हम देख रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स, हेल्थ केयर स्टॉक्स काफी अच्छे में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे फार्मा स्टॉक्स में काफी सारे अच्छे नाम है, सन फार्मा है, ग्रेन्यूल्स है, और यहाँ पे मेरा बेट औरो फार्मा पे रहेगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस में काफी गिरावट दी हुई थी। गिरावट आपके एक सपोर्ट लेवल पे संभल गई है, पिछले 2-3 दिन से अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे आ रहा है। तो 1254 का लेवल चल रहा है, तो करंट लेवल पे बाय का व्यू बनता है। ट्रेड का होराइजन काफी लिमिटेड शॉर्ट टर्म ही होगा। 1235 20 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क बनता है, और ऊपर में 1290 के हमें अपसाइड मोमेंटम इसमें देखने मिल रही है। और दूसरा स्टॉक, नॉर्मली बैंकिंग स्टॉक अभी काफी अच्छे हैं, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में अगर मैं वीकेस्ट बैंक अगर देखता हूं तो वो मुझे बंधन बैंक के ख्याल में आता है। और विद रिसेंट अपसाइड मोमेंटम स्टॉक प्राइस अपने काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के यहाँ पे आ गया है, और आज मुझे एक इनिशियल सेलिंग प्रेशर भी देखने मिल रहा है। तो 209 पे यहाँ पे मैं शॉर्ट की हिदायत दूंगा। स्टॉप लॉस इसका 215 का रहेगा, और नीचे में 196 के इसके टारगेट बन सकते हैं। बंधन बैंक कमजोर लग रहा है 196 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 215 का। कल हम देख रहे थे कि बंधन बैंक में स्ट्रेंथ थी, हम तो असम वाले बाढ़ की भी चर्चा कर रहे थे और उसी के बहाने इसको जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल चाल थोड़ी सी अलग थी। लेकिन अपडेट्स जो आए हैं वो कमज़ोर हैं, और उसके चलते शेयर आज कमज़ोर हो रहा है। 196 का टारगेट आपको लगा के इसमें चलना है, 215 रुपये पर रखिए।
स्टॉप लॉस, और दूसरा शेयर है अरविंदो फार्मा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि फार्मा में एक फ्लेवर वाला ट्रेड है। कुछ शेयर तो अच्छे चल रहे हैं। ल्यूपिन में खबर थी, ल्यूपिन बढ़िया चल रहा है, लेकिन अरविंदो फार्मा में 1290 का टारगेट होगा, 1235 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। ये दो शेयर हो गए कपिल जी की तरफ से। प्रदीप जी, आप बताइए सर, आपके शेयर कौन से हैं? मैंने आईसीआईसीआई बैंक का जिक्र किया और ये शेयर डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसने जो थोड़े दिन पहले रिकॉर्ड हाई बनाया था 1235 का, उसके बाद 4 दिन का एक करेक्शन का फेज देखा जिसमें इसने अर्स्टवाइल जो इसका ब्रेकआउट लाइन था उसको टेस्ट किया और वहां से रिबाउंड हो रहा है। और जैसे ही इसने सुबह जो फर्स्ट हाफ का हाई क्रॉस किया है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट ये कंफर्म कर रहा है अर्ली चार्ट्स पे। 1232 के करंट रेट पे इसको जो दूसरा जो स्टॉक है वो जुबिलेंट इंग्रिया है। जुबिलेंट इंग्रिया में पिछले 4-5 सेशन में एक करेक्शन देखने को मिला जहाँ पे ये एग्जैक्ट 34 डीएमए के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था 3-4 दिन से, और आज एक अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ ये फ्रेश ब्रेकआउट अपने अर्ली चार्ट्स पे कंफर्म कर रहा है। 540 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे। 525 का स्टॉप लॉस रहेगा। में दिक्कत हो रही है प्रदीप जी की, लेकिन उसको सही करेंगे। लेकिन शेयर हमारे पास आगे हैं, जुबिलेंट इंग्रेविया है, और दूसरा शेयर है आज बैंकिंग में अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ को कल की बरकरार रखते हुए आईसीआईसीआई बैंक, और प्रदीप जी का मानना है कि 1262 रुपए तक ये शेयर जाएगा, यानी कि और ऊपर जाएगा रिकॉर्ड बनाकर, और 1206 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। तो आईसीआईसीआई बैंक और जुबिलेंट इंग्रेविया हो गया ये प्रदीप जी की तरफ से। सुमित जी बताइए, आपकी रीडिंग क्या कहती है, कहां पर मौके बनेंगे बाजार में? अभी डिम्पी जी ने भी बात किया तो हम भी एक बार फार्मा में जाना चाहेंगे। देखिए, फार्मा में मुझे जो पसंद आ रहा है वो आ रहा है लुपिन। 5 महीने का कंसोलिडेशन है। स्टॉक ने हाई बनाया था ऑन 8 फरवरी, 2 बार अटेम्प्ट हुआ, लेकिन आज के सेशन में काफी अच्छी फॉर्मेशन हुआ है। कैंडल ओपन लो टाइप ऑफ माराबाजू कैंडल है, तो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम अभी भी बना रहेगा। और किसी को शॉर्ट टर्म के लिए अगर स्टॉक उठाना है तो बिल्कुल आप उठाइए। 15 दिन से 1 महीने का मेरा कम से कम नजरिया रहेगा। यहाँ पे 1750 के करंट मार्केट प्राइस है। मैं यहाँ पे 1640 का स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। ऊपर में 1966 एंड 2108, तो ये 2 टारगेट रहेंगे। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा वेल्सपन कॉर्प। देखिए, वेल्सपन कॉर्प अभी भी यहाँ पे आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन है। अपना जो 52 वीक हाई है वो क्रॉस करने की बस तैयारी है, लेकिन जो पिछले 4 से 5 सेशन का जो मोमेंटम बना है वो यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। सो करंट मार्केट प्राइस है 610, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 557 का, और टारगेट रहेगा 710 एंड 750। ठीक है, ये 2 शेयर हो गए आपके लिए। एक तो ल्यूपिन हो गया, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से डबल अपग्रेड है, और डबल अपग्रेड के अलावा टारगेट करीब करीब उन्होंने 400 रुपये बढ़ाया है लुपिन का, और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि लुपिन आज ये वायदा बाजार का सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर है। करीब करीब 6% क्या अब 7% की तेज़ी है लुपिन के शेयर में, एफएनओ में। दूसरा वेल्सपन कॉर्प, ये स्टील पाइप वाली कंपनी है। 710 और 750 रुपये के 2 टारगेट यहाँ पे आपको लगा के चलिए। ल्यूपिन में 1966 रुपये का पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट होगा 2108 रुपये का। चलिए, आपके लिए ये ट्रेड्स तो हो गए, लेकिन अब चूंकि बजट जैसे से नज़दीक आ रहा है, बजट से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरें भी हम लेकर आ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स उन खबरों के पीछे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। एक बड़ी खबर लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ गए हैं, और ये खबर ये है कि सरकार आगामी बजट में एलपीजी सब्सिडी का दायरा बढ़ा सकती है। प्रकाश बताइए, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आगामी बजट में, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट होगा, उसमें एलपीजी सब्सिडी का जहां तक सवाल है उसी फाइनेंशियल साइज को बरकरार रख सकती है जिसकी घोषणा अंतरिम बजट में की गई थी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि खासकर ये 2 वजहों से होगा। पहला तो ये कि सरकार जो है, एक तो डायरेक्ट एलपीजी सब्सिडी के तौर पर जो ट्रांसफर किए जाते हैं कस्टमर्स के खाते में, उसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, और दूसरा फ्री एलपीजी कनेक्शन के लिए कनेक्शन के ऊपर जो कॉस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बेयर कर रही हैं उसकी भी अदायगी सरकार करेगी। इसके लिए करीब 9,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन जो है वो पूर्ण बजट में किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार 300 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला कस्टमर्स को देती है, और ये 300 रुपए की अदायगी जो है
शुरुआत में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज करती हैं और उसके बदले में सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। करीब 2000 करोड़ रुपए की सहायता जो है सरकार चालू वित्त वर्ष में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कर चुकी है और बाकी की रकम की अदायगी जो है आने वाले दिनों में की जाएगी और इसका एलोकेशन आगामी बजट में किया जाएगा। जहां तक फ्री एलपीजी कनेक्शन का सवाल है, करीब 70 लाख नए कनेक्शन देने हैं जिसकी घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है इस स्कीम के तहत। लिहाजा वित्त वर्ष 2026 तक इस स्कीम का बेनिफिट कस्टमर्स ले सकते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फाइनेंशियल सपोर्ट जारी रखेगी। जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमें सूत्र बता रहे हैं वो ये कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस वक्त बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन में हैं, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी की वजह से अब उन्हें पेट्रोल डीजल पर कोई घाटा नहीं हो रहा है उसकी बिक्री पर, अब एलपीजी की बिक्री पर भी कोई घाटा नहीं हो रहा है क्योंकि 2 महीने पहले तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को करीब 150 रुपये प्रति सिलेंडर की बिक्री पर उनको घाटे का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब उन्हें कोई घाटा नहीं हो रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस कंट्रोल में है काफी समय से, लिहाजा ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिस वक्त बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन में है और जो प्रीवियस लॉसेस है उसको भी रिकवर कर लिया है। तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी सरकार की तरफ से मिलेगा और जो उन्हें अंडर रिकवरी हो रही थी अभी उस अंडर रिकवरी का सामना उनको नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो एलपीजी के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर है। ओएमसीज के लिए बात करें थोड़ी सी नेगेटिव, हालांकि ये सब्सिडी के रूप में भरपाई हो जाती है, फाइनेंशियल जो असिस्टेंस मिलता है सरकार से, लेकिन अभी आप देखिए थोड़े से हल्के हल्के नरमी के साथ ये शेयर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एंड कंज्यूमर के लिए एक निश्चित तौर पर एक राहत की ये खबर होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और ब्रेकआउट वाले शेयर हम खोजने की कोशिश करेंगे और आपकी कमाई कराएंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। फिर आपका स्वागत है। निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट की बढ़त बाकी रह गई है और फ्यूचर्स तो बकायदा 5-6 पॉइंट ऊपर है। इंडिया विक्स आज फिर से 2% टूटा हुआ है और बैंक निफ्टी के पास भी पॉइंट्स में कुछ खास बढ़त नहीं है। जैसे हम आपको कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन है मार्केट के अंदर, ऊपरी स्तरों पर आके इस चीज़ का डर और भय है कि हम जो ले रहे हैं वो ठीक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, और शॉर्ट आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको मार्केट ने ना रिदम है, ना ही डाटा, ना ही कुछ है। तो सारी चीज़ें अपने आप में फंस सी गई हैं, टसल काफ़ी टाइट है। छोड़ने वाले कह रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं, लेने वाले कह रहे हैं हम लेके रहेंगे। खैर जो चल रहा है सो चल रहा है। आप चर्निंग इस बीच अच्छी देख पा रहे होंगे, आईटी स्टॉक्स के अंदर अच्छी चर्निंग हुई है। हमारे साथ विवेक कारवा जुड़े हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट्स के। विवेक सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं अगर आपसे परसेंटेज में पूछूं या पॉइंट्स में पूछूं कि आईटी पे आपको कितना ट्रस्ट है, परसेंटेज में बताना सर। हाँ, तो कई बार क्या है ना, पूरी लाइन समझ में नहीं आती, एक पॉइंट समझ में आ जाता है, तो परसेंटेज में बताना आपको कितना परसेंटेज ट्रस्ट है कि आईटी की कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस देंगी, और उसमें से एक कंपनी मेरी तरफ से विप्रो। तो डिम्पी जी परसेंटेज में मैं आईटी में खाली 5 या 6% रख के चलूंगा पोर्टफोलियो में। तो आप समझ रहे हो कि ट्रस्ट अभी फिलहाल बिल्कुल नहीं है। और ये पर्टिकुलरली सेगमेंट में मैं बता देता हूँ, जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज होता है, आईटी प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जैसे विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, माइंडट्री, ये सारी कंपनीज, तो इन पे फिलहाल मैं अंडरवेट हूँ। और इनफैक्ट कई पोर्टफोलियोज में तो है ही नहीं आईटी हमारे पास अभी भी। तो ये है हमारा ट्रस्ट लेवल आज के दिन। हाँ, ओवरऑल आप अगर टेक्नोलॉजी की बात करो तो काफी ट्रस्ट है, लेकिन आईटी सर्विसेज में 0 है। एक बात बताओ, फिर आपने विप्रो वाली बात तो कंप्लीट नहीं की सर, या विप्रो तो बताओ आप क्यों नहीं लेना चाहोगे। टेक्निकल्स वालों से पूछूंगा ना तो शायद वो कह देंगे बिल्कुल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, आपका मन क्यों नहीं है विप्रो को प्लस करने का? देखिए, विप्रो बहुत कई सालों से एक रेंज में अटका हुआ था। इनफैक्ट यही हालत है इन्फोसिस और बाकी कंपनीज की। विप्रो बहुत अंडरवैल्यूड था करके कैचअप रैली आई है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग सर्विसेज है, देखिए आज के दिन इनफैक्ट बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वगैरह मैं पूछताछ करते रहता हूँ, जो कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है वो नहीं है। अट्रिशन अभी भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज में ज्यादा है, और ये एआई का कितना प्रभाव पड़ने वाला है ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। और सबसे बड़ा एक एक्सपेक्टेशन है कि इस सेक्टर के लिए कि आपके इंटरेस्ट रेट्स यूएस फेड काटना चालू करेगा। अब वो भी कब करेगा ये
कुछ भी एकदम मतलब एकदम कंफ्यूजन का एक स्टेट है। तो ज्यादातर ये कंपनीज अब वापस अलाइन करेंगी एआई के बाद कि कैसे आगे चल के चलना। और इनफैक्ट ज्यादातर कंपनी से आप अगर पूछोगे तो काफी लोग आज भी बेंचेस पे मतलब बेंच पे बिठा के रखे हैं लोगों को। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है इसी के कारण। हाँ, बहुत अंडर वैल्यूड था करके थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, लेकिन यहाँ से आपको अगर लगे कि 20-30% चल जाए, वो मुझे काफी डाउट है। ठीक है, डाउट है। सर वैसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं आपको, जैसे हिंदी आप बोल रहे थे ना, तो मेरे को कहीं लगा नहीं कि आप चेन्नई से बोलते हैं, तो एक बार आपको तमिल आती है सर? तमिल अच्छी तरह आती है, कई तमिल मूवीज में एक्टिंग की हुई है मैंने। अच्छा, अरे सर एक काम करो, देखो हमको तो सबको समझ में आएगी नहीं, कपिल जी को भी समझ में आएगी, सुमित जी को भी नहीं आएगी, प्रदीप जी तो बिल्कुल ही नहीं आएगी, प्रदीप जी तो प्रॉपर बॉम्बे के हो गए, है ना, तो नहीं आएगा। तो आप ना जरा तमिल में कुछ बोल के तो दिखाओ, एक दो लाइन, कोई वैसा कोई भी, चलो हमको समझ में नहीं आएगा, फिर पहले आप बोल के दिखाओ, फिर हमको जरा हिंदी में मतलब भी बताना। अभी क्या करें ना, मार्केट डल है, यही करना पड़ेगा। बताइए सर, कुछ तमिल में बोल के दिखाइए, फिर एक शेयर और पूछता हूँ आपसे। அது இல்ல, மார்க்கெட் வந்து உச்சத்துல இருக்கு, இருந்தாலும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் பத்திரமா இருக்கணும்। எதுக்கு நான் ஒரு சேதம் வந்து இங்க வரலாமா, அது வந்து கண்டிப்பா சான்ஸ் இருக்கு। चांस अंग्रेजी में बोल दिया हमने। सुन के अच्छा लगा, समझ में कुछ नहीं आया, बता दीजिए हिंदी में आपने बोला क्या है। तो मैंने ये बोला था कि बाजार एकदम ऊंचे स्तरों पे है, सेंसेक्स ऊंचे स्तरों पे है, तो आपको थोड़ा सा सावधानी इधर देखनी है, और थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलो ठीक है। अच्छा 1 मिनट के लिए जरा मैं 1 मिनट का और समय ले रहा हूँ। सुमित मूलचंदानी हमारे सिंधी भाई हैं, सर आप जरा सिंधी में कुछ बोल के दिखाना, एक लाइन मार्केट की, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा कुछ क्वेश्चन की, एक लाइन आप भी बोल के दिखाओ जरा। तो फिर डिम्पी जी, जैसे विवेक जी ने बोला वैसे ही हम भी रिपीट करेंगे। तो मार्केट हिन टाइम ते ऑल टाइम हाई तो हले, त पंहिंजे लेवल से ध्यानु रखो, कंहिं महिल बि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग अची सघंदी आहे, त बेटर आहे पंहिंजे स्टॉप लॉस जो तव्हां ध्यानु रखो। अरे वाह, थोड़ा थोड़ा समझ में आया सर, थोड़ा थोड़ा। तो आपने मेरे लगता है वही बात बोली है कि मार्केट का थोड़ा ध्यान रखो और चल सकता है, ऐसा ही कुछ बोला? नहीं, जैसे कि अभी विवेक जी ने भी बोला कि मार्केट एक न्यू हाई की तरफ है, तो कभी भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो बेटर है आप अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और लेवल्स पे ध्यान दें। तो डिम्पी जी, बात ये है कि भाषा अलग कपिल अलग से है, आपको लेकिन गुजराती संदेश आती है? जी, मैं गुजराती हूँ और कच्ची हूँ। तो आप बोल के दिखाओ ना एक लाइन। जी, जो मेरी मदर टंग है कच्ची, हालांकि मैं सिंधी और कच्ची काफी सिमिलर जैसी होती है, लेकिन कच्ची में अगर मैं बोलता हूँ कि मार्केट हेवर गच ऊपर हली हुई है, ऊपर में थोड़ो उभो रही थी 22,400 जो जेको रेजिस्टेंस आहे हुते थोड़ी अटका जे थी, पर 22,300 जो लेवल नीचे टुटदा तो भाई ख़ासि अहिड़ी शक्यता है कि मार्केट नीचे में हजी पण खेचाई सके। सो दिस इज अ कच्ची। वाह वाह, बहुत बढ़िया, सुनने में बहुत सूदिंग लगता है और देख के ऐसा लगता है कि कई बार तो यकीन भी नहीं होता कि हम एक देश की वासी हैं। देखिए भाषा में कितना फ़र्क है, खान पान में, और किस तरह से फ़र्क है, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता है। एक ही मार्केट डिस्कस करते हैं, एक ही निफ्टी देखते हैं कि बैंक निफ्टी देखते हैं। हाँ विवेक जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? डिम्पी जी ये कह रहा था कि देखिए भाषा अलग अलग होगी, लेकिन संदेश एक ही है कि आपको बाजार में अभी सावधान रहना है। तो ये कोई नहीं बोल सकता कि आपने बोला नहीं है, सब भाषा में बोल दिया है। नहीं, एक चीज और पक्की हो गई सर, भविष्य मान लीजिए हमारा टाइम्स ग्रुप अगर बाकी भाषाओं के बिजनेस चैनल लेके आए ना, तो हमें दिक्कत नहीं होने वाली एक्सपर्ट्स की, चाहे वो तमिल में आए, चाहे वो कच्ची में आए, चाहे वो गुजराती में आ जाए। हाँ, और तो मैं पंजाबी सर, मैं पंजाब हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे भी बड़े अच्छे से, हालांकि अब मार्केट का नेचर यहाँ पे बढ़ गया, पहले यहाँ थोड़ा कम था बाज़ार को लेकर, लेकिन अब यहाँ पे भी बाज़ार को लेकर काफ़ी बढ़िया हो गया माहौल। चलिए ठीक है सर, अच्छा लगा आज, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर क्या क्या बार बार यही बात पूछते पूछते हम भी थक गए, लेकिन कोई बात नहीं। अभी आपको मैं ज़रा एक चीज़ दिखा देता हूँ। वैसे मैं निफ्टी के फ्यूचर्स लाल निशान में आ गए हैं और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अभी फ्लैट ही है। चलिए कोई बात नहीं, एक शेयर मैं और पता करता हूँ आपसे। ये मैं प्रदीप सर से पहले पता कर लेता हूँ टेक्निकली। प्रदीप सर ज़रा ग्रैन्युलर्स इंडिया को चेक करना, ये सीरीज़ के आखिरी में और सीरीज़ के स्टार्टिंग में जब भी चले ना तो थोड़ा मूव अच्छा देता है ये।
ओवरऑल निफ्टी फार्मा इंडेक्स पे हमारा पॉजिटिव ही है और एक काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमको लग रहा है कि फार्मा इंडेक्स आगे बढ़ सकता है। ग्रेन्यूल्स में भी अब अगर देखें तो 3-4 दिन सेशन में एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हुआ था और अर्ली चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट 510 के ऊपर कंफर्म हुआ है। तो एक्चुअली हमने एक ट्रेडिंग कॉल के तरह से हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया है 498 का एक स्टॉप लॉस रख के इसमें बाइंग पोजीशन होल्ड की जा सकती है, फिर लॉन्ग भी बनाए जा सकते हैं और ऑन द हायर साइड 530 535 काइंड ऑफ लेवल पॉसिबल है ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ सेशंस। ठीक है, डन। कुछ और स्टॉक्स पे भी नज़र डालें। हालांकि आज मैं वैसे बताऊं, मेरे को तो 3-4 दिन से वैसे भी प्रॉब्लम हो रही है स्टॉक्स ढूंढने में। मेरे से तो स्टॉक्स भी नहीं ढूंढे जा रहे ढंग से। आना जो मिल रहे हैं छोटे मोटे वो मैं आपके सामने रख देता हूँ रीजनिंग के साथ कि भैया ये रीज़न है। मैंने अपनी शीट को जब लॉन्ग वाली खोली ना तो मेरे को कुछ एक्साइटमेंट वाला हिस्सा वैसे नहीं दिख रहा। जो चला हुआ अति चल गया है। जैसे चला हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ, ल्यूपिन वो अति चल गया है 7%। अब ल्यूपिन आपने 7% चला, मेरे को भी याद नहीं है कि मैंने कब देखा होगा। आप सबको भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ल्यूपिन कब चला। ज़रा दिखाना ल्यूपिन स्क्रीन पर दिखाओ। अब ये 7% ल्यूपिन ऊपर है और इसका बिल्डअप देखो 42% का है। लॉरस लैब तो चलो ठीक है, वो तो मर्यादा में ही है, इस समय ही है। एक शेयर और पता करता हूँ जाइडस लाइफ साइंसेस का। टिपिकली आज फार्मास्यूटिकल्स का प्ले अच्छा है। सुमित जी एक बार जरा जाइडस लाइफ साइंसेस देखना। डेमी जी देखिए बिल्कुल यहाँ पे स्टॉक ने न्यू फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे और आज जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 से 3 बार स्टॉक ने 1110 से लेके 1120 का जो जोन है उसे ट्राई किया था एज अ रेजिस्टेंस, लेकिन आज क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे एक न्यू पोजीशन बना सकता हूँ। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1080 का। ठीक है जी, डन। ये तो कुछ हमने अलग अलग स्टॉक्स पता कर लिए। एक काम करते हैं 3 बजे का पूरा एक एक्शन एक बार और समेट लेते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कुछ और स्टॉक्स BTST वगैरह सौदे, कुछ अहम खबरें। एक आपको बाइक और दिखाएंगे CNG वाली। CNG की बाइक का भी आप लुत्फ उठाइएगा, ठीक है। लेकिन पहले गौरव को जोड़ते हैं और ज़रा 3 बजे का एक्शन पता करते हैं। गौरव जी बताइए। जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं आइनॉक्स विंड के साथ, क्योंकि इस कंपनी में हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी और इसका मेन रीज़न ये है कि प्रमोटर ने जो है 900 करोड़ का इन्फ्यूजन किया है कंपनी में और इसी के साथ साथ कंपनी जो है वो अभी नेट डेट फ्री हो चुकी है। इसी के चलते एक तेज़ी हमें इस स्टॉक में देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं टाटा मोटर्स की, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जून के अपडेट्स आ चुके हैं और अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पर सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब ये जो सेल्स है वो 6421 यूनिट्स पे है और इसी के चलते हुए इस शेयर में भी हमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं NBCC की, तो खबर NBCC में ऐसे है कि कंपनी को फिलहाल में ही 36 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है NIT पटना से कंस्ट्रक्शन के लिए। बट इसी के साथ अगर हम बात करें शेयर प्राइस की तो एक 52 वीक्स हाई पे है फिलहाल के लिए NBCC का जो शेयर है वो। और इसी के साथ साथ वॉल्यूम्स की भी अगर बात करें तो 50 डेज़ के वॉल्यूम से ज़्यादा 4 टाइम्स ज़्यादा जो है आज के दिन में वॉल्यूम्स ट्रेड कर रहे हैं। तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम गेन और अच्छा गेन आज के दिन में NBCC में हमें देखने को मिला था। अगली बात करते हैं ITD सीमेंटेशन की, क्योंकि यहाँ पे खबर ये है कि प्रमोटर जो है इटालियन थाई डेवलपमेंट पब्लिक कंपनी ये कहीं पे शायद थोड़ा स्टेक डाइल्यूशन के लिए देख रही है और इसी के चलते अगर हम शेयर में देखें तो एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला था। 10% से भी एक ज़्यादा फॉल आज के दिन में हमें इस स्टॉक में देखने को मिला था। और आखिर में बात करते हैं अलेम्बिक फार्मा की, क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही US FDA से अप्रूवल मिला है उनके एक टैबलेट के लिए जिसका नाम है आइवोसिडेनिबिल एंड उसके लिए अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो कहीं पे 114 मिलियन का मार्केट का अपॉर्चुनिटी है इस टैबलेट के लिए और इसी के चलते यहाँ पे भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो खबरों के दम पे ये सब स्टॉक्स जो है वो हमारी नज़र में रहेंगे, क्योंकि अच्छा ट्रैक्शन आज के दिन में हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ये तमाम शेयर जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकारी शेयरों में रह रहे के मतलब इतनी तेजी होती है कि ना तो उस पर यकीन होता है और ना उसको राइड करने का मन करता है, क्योंकि खतरा लगता है। जब शेयर 2 गुना 3 गुना हो जाएं तो फिर आप कौन सा लेवल खोजेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, ये बड़ा ट्रिकी हो जाता है। आप NBCC देखिए, खैर वो तो आज 10% चला हुआ है, लेकिन अगर हम डिफेंस में मझगांव डॉक को देखेंगे वो उसका डबल चल गया, करीब 18-20% ये शेयर चल गया है। और पहली बार भाव जो निकला है मझगांव डॉक का वो निकला है 5,500 रुपए के पार, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए का। अगर हम मझगांव डॉक की बात करें तो ये जो कंपनी है लिस्टिंग के शुरुआती 2 साल तक धीरे धीरे चली, बहुत कम रफ्तार से मझगांव डॉक,
मझगांव डॉक के ग्राफिक्स लेके आइए। और उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी मझगांव डॉक ने कि 22, 23, 24 इन तीनों सालों में ये शेयर डबल हो गया है। और आज देखिए ये 5,595 रुपए का भाव आपको दिखेगा। मतलब कमाल की तेजी ये मझगांव डॉक में हो रही है। इसमें सरकार की जो हिस्सेदारी है करीब 85% के आसपास की है। साल भर में करीब 280% चली है। और अगर हम सिर्फ 2024 की बात कर लें तो 115-20% के आसपास की तेजी मझगांव डॉक के शेयर में हो गई है। विवेक जी, जरा आप बताइए कैसे प्लान करें सर, समझ में नहीं आता है। ये जो शिप बिल्डिंग वाली कंपनीज है, हम तो तमाम लोग ऐसे होंगे जो वेट ही करते रह गए होंगे। कैसे अब तो डबल हो गया, अब क्या देखते देखते ट्रिपल, देखते देखते 4 गुना, करना क्या है? अब वैल्यूएशन अब महंगे हो गए हैं या फिर अभी भी क्वेश्चन आपको लग रहा है इसमें? अभिषेक, बाजार में बोलते हैं ना कि दिस टाइम इज डिफरेंट। ये शब्द बहुत खतरनाक होते हैं। और अगर ये शब्द कोई सेक्टर के लिए बोला जाए कि अब चीजें बदल गई है और यहाँ से आपको रिकवरी दिखा सकता है। उदाहरण के लिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आईटी में बात कर रहे थे, तो आज सेक्टर खराब कर रहा है लेकिन आगे चल के हो सकता है ठीक करे। वैसे ही फार्मा अभी ठीक ठाक करने लगा है, इतने दिन ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो वैसे ही अगर ये सारे के इस सेक्टर के बारे में हम लोग 1.5-2 साल पहले बात करते और बोलते तो वो सेफर होता। लेकिन आज के दिन इन वैल्यूएशंस पे अगर मैं बोलूं कि दिस टाइम इज डिफरेंट, ये सही में बहुत खतरनाक हो सकता है। ज्यादातर ये शेयर्स इसके लिए चल रहे हैं कि बजट आने वाला है। इस महीने बजट आएगा, क्या तारीख को आएगा ये ध्यान नहीं है, लेकिन आने वाला है। तो उसमें जो वोट ऑन अकाउंट था उसमें भी आपको दिखा था कि बहुत बड़ा खर्चा सरकार करने वाली है। और इस साल भी जिस हिसाब से थोड़े बहुत अभी इंफ्रा में प्रॉब्लम्स आई है, मुझे लगता है कि इंफ्रा को और स्ट्रेंथन करना, डिफेंस को और स्ट्रेंथन करना, रेलवेज को और स्ट्रेंथन करना, ये बजट में बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है। तो उस एंटिसिपेशन में सारे के सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि बजट के बाद में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मिले, क्योंकि बाय ऑन रिवर्स सेल ऑन न्यूज वाला कॉन्सेप्ट भी रहता है। तो यहाँ पे डर लगता है सही में लेने में। तो ऑन डिप्स ठीक है, लेकिन इन भाव में तो मैं तो दूर रहूं। गिरावट पर ठीक है, लेकिन ये भाव कहीं ना कहीं रिस्की हैं। आप भाव देख लीजिए, हर साल डबल किया है और डबल क्या ऑलमोस्ट ट्रिपल कर दिया है 22 और 23 में। तो 185% के और 187% के रिटर्न्स मझगांव डॉक ने कमा के दिए हैं आपको। एक कंपनी जो कल फोकस में रहेगी, उस पर चर्चा होगी, नजरें होंगी, वो है बजाज ऑटो। और वो इसलिए क्योंकि दुनिया की पहली सीएनजी बाइक कंपनी लॉन्च करने जा रही है। जी, हमने कभी सोचा नहीं होगा कि नहीं बाइक्स भी सीएनजी से चलेंगी, लेकिन बजाज ऑटो ने कर दिखाया है। क्या डिटेल्स हैं इसकी, किस तरह की बाइक होगी, किस सेगमेंट की बाइक होगी, प्राइस कितनी होगी, और अगर हम पेट्रोल वाली बाइक से और इलेक्ट्रिक बाइक से अगर इसको तुलना करें तो आपके लिए फ्यूल एफिशिएंट कितनी होगी, कितनी सेविंग कराएगी, ये पूरी की पूरी रिसर्च सृष्टि हमारे साथ लेकर जुड़ गई है हमारी सहयोगी। सृष्टि, बताइए क्या क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, सीएनजी बाइक अब आने वाली है। ना ही सिर्फ भारत में इसका लॉन्च होते हुए देखेंगे, पर ये विश्व की सबसे पहली सीएनजी बाइक है। हम देखते हैं कि भारतवर्ष में जो 3 व्हीलर्स हैं, पैसेंजर व्हीकल्स हैं, वो कई सारे वहाँ पे सीएनजी का पेनिट्रेशन काफ़ी हद तक हो गया है। और इसकी वजह ये है कि सीएनजी की जो अब एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बेहतर है, साथ ही माइलेज जो है अच्छा मिलता है। तो इसके लिए कंज्यूमर्स को बेनिफिट ज़रूर होता है। पर अब बाइक में भी ये टेक्नोलॉजी आ गई है और अब बजाज ऑटो जो है इसका लॉन्च करने वाला है। 5 जुलाई को ये लॉन्च है, जहां पे बजाज ऑटो का कहना है कि ये जो 100 to 125 सीसी सेगमेंट है वहां से शुरुआत करेंगे। ना ही सिर्फ ये, आने वाले 2 साल में आप 4 से 6 लॉन्चेस जो हैं सीएनजी सेगमेंट में ही देखेंगे। तो माना ये जा रहा है कि जो ऑलरेडी इनकी इस सेगमेंट की बाइक्स हैं उसमें ये सीएनजी किट्स को फिट करेंगे, इस टेक्नोलॉजी को लाएंगे। पर साथ ही बजाज ऑटो ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव भी किया है, क्योंकि देखिए सीएनजी के स्टेशंस जो हैं तो बहुत सारे, पर थोड़ी सी वहाँ पे एंग्जाइटी ज़रूर हो जाती है कि क्या पता सीएनजी ना मिले। तो इस बाइक में आपको एक छोटा सा पेट्रोल टैंक भी मिलेगा कि अगर सीएनजी खत्म हो गया तो आप पेट्रोल पे स्विच करके अपनी जो गाड़ी है उसको चला सकते हैं। अब इसकी कीमत की बात करें तो 90,000 के आसपास इसका अनुमान लगाया जा रहा है। पर एज अ कंज्यूमर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप इस बाइक के लिए जाएंगे, कितना बड़ा मार्केट है। और अगर ईवी की बाइक्स जो 1-2 कुछ मार्केट में हैं, आइस की मार्केट में जो कि पेट्रोल बाइक्स हैं, और सीएनजी की बाइक्स, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा किफ़ायती कौन सी हो सकती है। ऐसी कुछ एनालिसिस हमने करने की कोशिश भी की है। आप स्क्रीन पे अगर देखेंगे
तो सीएनजी साथ ही ईवी और आइस की कीमतें आ जाएंगी। जैसे कि सीएनजी हम बता रहे हैं कि 90,000 के आसपास आने की उम्मीद है। वहीं पेट्रोल की जो बाइक की कीमत है वो करीब 75,000 की है, जो कि इनकी एंट्री लेवल बाइक है। इसके अलावा ईवी बाइक फिलहाल मार्केट में 1.4 लाख की आती है। अब इसकी तुलना करें तो किस तरीके का माइलेज ये कंपनीज देती हैं या कॉस्ट पर किलोमीटर किस तरीके से आते हुए दिखेगा, तो अगर ईवी की बात करें तो जी हाँ, क्योंकि ईवी ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे आपको 9 रुपए प्रति किलोवाट के आर पे आपका जो पूरा ईंधन है वो मिलेगा। तो 0.3 यानी 30 पैसे पर किलोमीटर आप इससे चल सकते हैं। अब वहीं सीएनजी की बात करें तो 90 पैसे लगेंगे आपको 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। पर वहीं पेट्रोल से कंपेयर करें तो 2.1 रुपए के आसपास आपका पर किलोमीटर का कॉस्ट आएगा। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीएनजी की जो बाइक है वो ईवी आइस की बाइक से थोड़ी ही महंगी है। हालांकि ईवी बाइक में डिफरेंस ज़्यादा है, पर अगर ईवी बाइक की बात करें तो वहाँ पे और भी एंग्जाइटी हो जाती है कि चार्जिंग कैसे होगी। साथ ही साथ जो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है कुछ समय बाद उसका भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल ये एनालिसिस इसलिए है कि बजाज ऑटो जो ये टेक्नोलॉजी ला रहा है, ना ही सिर्फ ये किफ़ायती रह सकती है कंज्यूमर्स के लिए, बल्कि इसका एक बड़ा मार्केट है जिसके लिए आपको बजाज ऑटो पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। एक एक्साइटिंग लॉन्च होने जा रहा है कंपनी की तरफ से। एक्साइटिंग लॉन्च सीएनजी वाली बाइक। सृष्टि बहुत शुक्रिया। बजाज ऑटो हम देखने की लोअर लेवल से अब ये शेयर ऊपर आकर 9,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कपिल, आप बताइए, बाइक खरीदेंगे या फिर शेयर खरीदेंगे? क्या सही लग रहा है आपको? है, लेकिन अभी तो इन्हें शेयर ही खरीदना बनता है। द थिंग इज दैट कि टेक्निकली इसने काफी अच्छा मूव दिया हुआ है। जो हमने ऑटोपैक का दिया देखने मिला हुआ है, तो जो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर का सेगमेंट था काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और उसमें भी बजाज ऑटो ने काफी लीड दिया था। बीच बीच में टीवीएस ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, लेकिन अभी इंटरमीडिएट करेक्शन मोड में है। सेंटिमेंटली ये एक पॉजिटिव न्यूज है कि आपकी सीएनजी पे बाइक आना, एंड दैट इज आल्सो विद इन 125 सीसी के स्पीड से। चार्टिकली मैं देखता हूं तो 1480 पे भी चल रहा है। अभी तक कोई इतना ज्यादा एक्शन चार्ट पे नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन बेशक मैं इस पे फोकस करूंगा जब भी इसका जो कंसोलिडेशन पैच है, जो पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक प्राइस कहां ना कहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे अटक रहा था, और वो रेजिस्टेंस लेवल इसका इमीडिएटली आता है कहां पे 9,580 के लेवल के यहाँ पे। तो 9,580 के लेवल के यहाँ पे जब भी मुझे कुछ ब्रेकआउट देखने मिलता है ऊपर में, तो मेरे लिए ट्रेंड लाइन, तो मेरे लिए फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी बनेगा। तो ट्रिगर 9580 के ऊपर ही बाय का देखने मिल रहा है, अभी के लेवल पे नहीं। ठीक है, डन। एक और शेयर है जो सुमित मूलचंदानी ने नोटिस किया हुआ है, वो है होनासा। आपको पता ही है ये शेयर के बारे में, इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको आइडिया होगा। होनासा का शेयर एक बार जरा दिखाना स्क्रीन पर। सुमित जी बताइए जरा, आप क्या बताना चाहते हैं, शेयर में ब्रेकआउट हो रहा है क्या? जी देखिए, काफी टाइम से स्टॉक जो था कंसोलिडेशन था। आज यहाँ पे देखेंगे आप एक असेंडिंग ट्रायंगल का भी यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक ने हायर लोज का फॉर्मेशन एक आज न्यू ब्रेकआउट दिया है, तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल ये अच्छा यहाँ पे कैंडिडेट है। और इसका जो क्लोजिंग है, अगर 490 की रेंज के ऊपर आ रहा है तो फिर ये एक वीकली क्लोजिंग भी हमें दे सकता है। तो लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक को आप ऐड कर सकते हैं। और आज का जो वॉल्यूम है वो खास करके, तो हमें लग रहा है कि अगर किसी को पोजिशनली ऐड करना है या फिर BTST, तो ये दोनों का ही कैंडिडेट है। अगर कोई पोजिशनली ऐड करना चाहे तो जब हमने स्टॉक को नोटिस किया था, इट वाज अराउंड 470, नाउ इट इज ट्रेडिंग अराउंड 490। तो तब जो था रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 446 का स्टॉप लॉस था। अपसाइड में जो टारगेट है 553 और 606। ये बात सच कह रहे हो, क्योंकि मैंने जैसे ही ये चार्ट देखा तो आपका मेरे को मूव दिखा कि हाँ भाई ये चला तो हुआ है थोड़ा शॉर्ट। अब करेंगे सर, मार्केट के अंदर जो हो रहा है इतना जल्दी उतना फास्ट हो रहा है कि शेयर का ब्रेकआउट मिलता है, हाथ से निकल जा रहा है, ये पता भी नहीं चलता। खैर आनी है नहीं हो, एक दो चीज़ें और ज़रा पता कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ शेयर्स में ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। ठीक है, मैं एक दो शेयर पता करता हूँ। एक भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड, BEPL लिखना, या भंसाली इंजीनियरिंग लिख लो। हमारे यहाँ पे भंसाली इंजीनियरिंग के नाम से सेव है वो, वैसे इसका कोड है BEPL, ये CBLI 141 रुपये का 2% ऊपर है। इसको BTST करें कपिल? BTST करने के लिए उसने थोड़ा सा ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी दिया हुआ है। वैसे लेट्स से कि स्टॉक प्राइस ड्यूरिंग द डे 145 के लेवल के यहाँ पे गया था, अभी 142 पे है, लेकिन ओके इतना ज्यादा भी करेक्शन है नहीं। और
कुछ एक नैरेटिव्स बन रहे हैं कि चाइना की पिकअप इन डिमांड, तो इसकी वजह से मेटल स्टॉक्स ने काफी अच्छा कर रहा है। एंड दूसरे भी जो इंजीनियरिंग कंपनीज है वहां भी एक ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। और उसके जो पहले की जो रेजिस्टेंस लेवल है वो मुझे कहाँ ना कहाँ पे यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, दैट इज 158 के लेवल के अराउंड पे। तो BTST या फिर 2-3 दिन का भी हम इसमें टाइम ड्यूरेशन लेते हैं तो एक 155 158 तक की तो मोमेंटम इसमें देखने मिल सकती है। तो हाँ, करने के लायक कैंडिडेट तो बन रहा है ये। ठीक है, एक शेयर फिर मैं जरा प्रदीप जी से पता करता हूँ। प्रदीप जी, एक BTST मेरी तरफ से लाल पैथ लैब को कर सकता हूँ क्या? लाल पैथ लैब बिल्कुल कर सकते हैं। और स्टॉक में अगर आप देखें तो करीबन 15 सेशन के आसपास का करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज देखा है। प्रीवियस जो हाई बने थे 2889 के, वो 10 जून को बने थे और उसको ये काट के आज नए हाई बना रहा है। तो डेफिनेटली एक नई मूव आ रही है। और ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट दिख रहे हैं वो करीबन 2825 के आसपास है, तो उसी के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। सर, मैं तीसरी चौथी बार एक शेयर के बारे में पता कर रहा हूँ। शायद काफ़ी सारे लोगों को अजीब भी लग सकता है कि एक ही शेयर को बार बार क्यों पूछा जा रहा है। उसके पीछे वजह ये होती है क्योंकि वही शेयर बार बार आपके आंखों के सामने आ जाते हैं और दूसरा उन्हीं के बारे में पता करना चाहिए। मैं ऐसे अगर भागता रहूँगा, एक एक शेयर को पकड़ता रहूँगा, तो ना बाज़ार में अच्छे से शेयर पकड़ पाऊँगा, थक के हार जाऊँगा। हो सकता है मैं 10 ही शेयर बार बार पूछूं, लेकिन 10 में मेरी प्रोबेबिलिटी 7-8 अच्छे शेयर पकड़ने की हो सकती है। उस शेयर का नाम है पिरामिड एंटरप्राइजेस। इस शेयर को भी देखना चाहिए। हालांकि ये बहुत स्पीड से चल जाएगा, इस पर मेरे को डाउट है, बट ये अच्छा शेयर है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। मार्केट में इस समय प्रॉब्लम सिर्फ इसी चीज़ की है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड जम नहीं रहा, लेकिन इस शेयर को देख के लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड जम जाएगा, क्योंकि आप अच्छा पा सकते हैं और कम खोएंगे। सुमित मूलचंदानी, केवल एक बार जरा देख के बताइए मैं ठीक सोच रहा हूँ क्या पिरामिड एंटरप्राइजेस के बारे में, और टारगेट स्टॉप लॉस भी बताइएगा। मेरे को सेफ्टी और ग्रोथ दोनों का कॉम्बिनेशन दिखता है यहाँ पे। अनम्यूट कीजिए सुमित सर। सॉरी डिम्बी जी, देखिए काफी टाइम के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है। जब आप ड्रॉ करेंगे एक ट्रेंड लाइन बढ़िया सी, जो मार्केट जब PEL का टॉप बना था करीबन 1600 का, तो स्टॉक अभी ट्रेंड लाइन का काफी अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है कल क्लोजिंग बेसिस पे, और आज एक फॉलोअप भी है। हालांकि आज का जो फॉलोअप है उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन क्लोजिंग अभी हमको कल के हाई के ऊपर मिल रहा है। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि स्टॉक में यहाँ पे मोमेंटम बनेगा। 902 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और अपसाइड में जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 1015 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो करीबन रहेगा 1070 का। देखिए यहाँ पे मैंने जो टारगेट दिए हुए हैं दैट इज अराउंड 15%, तो यहाँ पे आप करीबन 1 से 2 महीने का भी टाइम फ्रेम लेके चलिए। ठीक है, पिरामिड एंटरप्राइजेस को लेकर ये व्यू। कपिल, आप जरा बताइए, टाटा मोटर BTST करना है क्या? 1000 रुपए के ऊपर ये फिर से शेयर निकला हुआ है, दिन के ऊंचाई पर ये कारोबार कर रहा है। अगर ये लगता है तो ये बताइए, कुछ आपके नजर में अगर स्टॉक हो तो भी बता सकते हैं आप। जी, टाटा मोटर्स, हाँ, बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन काफी टाइम से साइडवेज में ही रहा हुआ है, और अभी इसके कुछ नंबर्स भी डिक्लेयर हुए थे, इसके वजह से आज एक ट्रैक्शन भी ऊपर में 3% अपसाइड मोमेंटम देखने मिला हुआ है। तो BTST का कैंडिडेट बनता है, और ऊपर में जो माइल्ड रेजिस्टेंस है, तो आई थिंक आपको ज्यादा प्राइस का डिफरेंस ना मिले, लेकिन जो इमीडिएट अपसाइड मोमेंटम है वो कहाँ ना कहाँ पे स्टॉक प्राइस की मुझे 1020 के लेवल के यहाँ पे देखने मिल रही है। तो 20 रुपए का ही इजाफा हमें देखने मिलेगा, लेकिन BTST के तौर पर ये खरा उतर सकता है, और 1020 का लेवल ब्रीच होता है तो नेक्स्ट बेस इसका अपसाइड पोटेंशियल 1050 तक भी स्टॉक दमखम रखता है मूव करने के लिए। मोटर्स को लेकर ये व्यू फटाफट प्रदीप जी जरा आप बताइए। कमिंस अच्छे से चला है, 4000 रुपए के ऊपर का भाव इसका हो गया है। क्या लॉन्ग कैरी करके जाएं कमिंस में? देखिए डेफिनेटली एग्जिस्टिंग लॉन्ग तो होल्ड किया जा सकता है, पर अब रिसेंट इसके टॉप्स पे कनेक्ट करते हैं अर्ली चार्ट्स पे, तो उसका एक रेजिस्टेंस जरूर से ये फेस कर रहा है करीबन 4130 4135 के आसपास। फ्रेश लेग ऑफ अपमूव के लिए ये लेवल क्रॉस होना जरूरी है, और ओवरऑल सेटअप देखते हुए इसकी अच्छी गुंजाइश है। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट है वो करीबन 3980 का है, उसी के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड किया जा सकता है। इसको लेकर ये व्यू प्रदीप जी की तरफ से। प्रदीप जी, ठीक है, अब तो 2.5 मिनट के आसपास समय रह गया, अब नहीं पूछते हैं शेयर, छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। बाजार की अगर बात करें तो निफ्टी 24,300 के लेवल को आज इसने होल्ड किया, हालांकि ऊपरी स्तरों से इसमें प्रेशर आया,
सपाट क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक की बात करें, लाल निशान में फिसला था, करीब 200 नीचे भी गया था, लेकिन 53,100 के आसपास की हम क्लोजिंग आज के सत्र में देखेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक रहा, 1381 एनएसई पर हरे निशान में, 1093 करीब 1100 शेयर लाल निशान में। और आज बाजार को जो संभालने का काम किया है फिर से वो आईटी ने किया है और सिलेक्टिव बैंक्स ने किया, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, और कुछ हम देख रहे हैं कि फार्मा शेयर भी आज मोमेंटम में रहे। डॉक्टर रेड्डीज हो गया या फिर सन फार्मा, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़े से नीचे आ रहे हैं, लेकिन लुपिन, लॉरस, जाइडस ये बढ़िया आज क्लोजिंग देखे जा रहे हैं। करीब 4 से 7% के आसपास तक की तेजी इन शेयरों में है। डिम्पी, निश्चित तौर पर क्लोजिंग के लिहाज से तो ठीक ही है, 24,300 निफ्टी क्लोज करके जा रहा है। हालांकि निफ्टी ने संकेत दे दिया है कि अब मैं तैयार हूं, मैं प्रॉफिट टेकिंग दिखा सकता हूं। ये बात कई दिनों से दिख तो रही है लेकिन हो नहीं रही है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल तय है कि आज मार्केट के अंदर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ख़राब डे था। आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का दिन था, तो कल आप फ्राइडे का सेशन के साथ भी उतरेंगे मार्केट के अंदर, और अगले हफ्ते से फिर धीरे धीरे करके अर्निंग्स का बोलबाला भी मार्केट के अंदर आना शुरू हो जाएगा। कहने का मेरे मतलब सिर्फ इतना ही है कि आज का दिन थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन का दिन था। आज फोर्सेस बराबर टकरा रही थी। एक फोर्सेस ये कहती है कि कितना चलाओगे, एक फोर्सेस ये कहती है कि थोड़ा नीचे लेके आओ, तो उन फोर्सेस का टकराव का दिन था। इसलिए आप देखोगे ना, आज एडवांस और डिक्लाइंस के अंदर कोई मेजर फ़र्क नहीं आ रहा है। जहाँ पे 1350 शेयर दिखेंगे एडवांसेस के अंदर, वहाँ पे थोड़ा डिक्लाइंस के अंदर है। फिर एक और चीज़, आज ना 2 बड़े प्लेयर की लीडरशिप एब्सेंट हो गई। HDFC तो गिर गया, रिलायंस बहुत ज़्यादा नहीं चला कितना, सिर्फ 3 रुपये। तो ये एक पॉइंट था कि जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो ताकतफुल पावरफुल होते हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा लो ना कि रिलायंस की मार्केट कैप कम से कम 30-40 कंपनीज की मार्केट कैप के बराबर है। ये वेटेज ऐसे कैलकुलेट आपको समझो कि मान लो खाली रिलायंस चलेगा तो 30 कंपनीज चलेगी, मान लो HDFC चलेगा तो कम से कम 8 बैंक चलेंगे। आप ऐसे समझो इसको, अगर आप वेटेज को वैसे कैलकुलेट ना कर पाएँ। तो ये एक पॉइंट था जो आज मेरे को थोड़ा एक और पॉइंट दिखा मार्केट के अंदर। तीसरा पॉइंट, ये आगे चल के थोड़ा डीप कंसोलिडेशन इसलिए भी होगा क्योंकि विक्स भी गिर गया अब, और अब इतना विक्स गिर चुका है कि जहाँ से एक्चुअली में हम चुनाव से पहले शुरू हुए थे 12-12.5 का विक्स था, अब एग्जैक्टली वही हम 12.5 पे आ चुके हैं। पूरी एक जर्नी को कंप्लीट करके आ चुके हैं, पूरा एक सिस्टम को देख दाख के, तेज़ी दिलवा के, सबको अपनी अपनी जगह पे बिठा के, सबको खुश करके, हैप्पी बर्थडे, टाटा बाय बाय, इस तरह की कुछ एक चीज़ें कर आके हम वापस आए हुए हैं। तो यहाँ से भाई आपको नई जर्नी के लिए नए तरीके से लाना होगा। और एक और चीज़ मैंने सुबह भी आपको नोटिस कराया था, 83-84% हो गया FIs इंडियन मार्केट के अंदर, और एवरेज में तो 85 ही होता है, जाने को 90 जा सकता है, बट 85 की एवरेज है। IT सबसे लेगार्ड और सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर है जो अभी यूज़ हो रहा है। आज मान लो मैं IT का हिस्सा भी खींच लेता तो आज थोड़ा बहुत बाजार और आपको नीचे दिखता, बट ठीक है, जैसे चल रहा है सो चल रहा है। बाजार की आज की क्लोजिंग हुई, कल की कल देखते हैं। गिरेगा या गैप आएगा, इस पे अभी कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी आप यहाँ से ख़रीद रहे हो या यहाँ से लेना चाहोगे, उसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। बस मैं इतना ही पॉइंट करना चाहूँगा। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज सुमित जी थैंक यू वेरी मच, कपिल शाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डिस्क्लोजर देते जाइएगा एक बार ज़रा। सुमित जी आपसे कर रहे हैं शुरू, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर कोई है शेयर आपके पास, क्लाइंट्स के पास तो हो सकता है। सुमित जी अनम्यूट कीजिए, तभी तो आएगी आवाज। डिम्पी जी, जो भी स्टॉक्स का आज हमने, बिल्कुल सर, देखिए जो भी स्टॉक्स का हमारा डिस्कशन हुआ, माइट भी एडवाइजरी सर्विस के थ्रू हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया होगा, लेकिन जो भी आज स्टॉक डिस्कस हुए, मेरे पर्सनल होल्डिंग में कोई भी पोजीशन। ठीक है सर, इसको बात को जरा सिंधी में बोल के दिखाओ ना, ये भी रिकॉर्ड करवा देंगे। सिंधी में बोलो, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर सिंधी में भी दो। जेके भी अॼु स्टॉक्स जा असां डिस्कस कया आहिनि, उन्हनि मां मुंहिंजी कोई पर्सनल होल्डिंग कान्हे, पर असां पंहिंजे क्लाइंट्स खे रिकमेंडेशन कयो हूंदो त उन्हनि जे पोर्टफोलियो में थी सघंदो। बहुत बढ़िया। कपिल जी आप भी दोनों भाषा में बोलना, हिंदी में भी बोलो और जरा कच्छी में भी बोल के दिखाओ, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। जी, तो
जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए वो मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट के साथ डिस्कशन हुआ है तो उनके पर्सनल होल्डिंग में हो सकती है। और बिफोर इन्वेस्टमेंट आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार से जरूर से मशवरा लें। कच्ची में अगर इसको मैं बात करूं तो जो को पण आज वातो कही हुई हमने ई स्टॉक में मुझे की होल्डिंग ना पर असांजे क्लाइंट की होल्डिंग होई सके थी अने अगर आगे पण की ट्रेड करनो होय तांजा जो को पण सलाहकार हुए उनकी सलाह घेनीने અહીં ट्रेड करजा। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है सुन के। अब लगता है हर बार ही कभी कभी बीच में पूछना पड़ जाएगा, सुन के अच्छा लगता है, भले समझ में थोड़ा कम आए। प्रदीप जी, आपका भी स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हिंदी में और आप भी हरचंदानी, तो आप भी सिंधी में ही दीजिएगा फिर लास्ट में अगर आप बोल पाएंगे तो। जी, तो जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें पर्सनल और क्लाइंट्स की होल्डिंग हो सकती है। जेके भी स्टॉक में डिस्कस कया आहिनि उनमें मुंहिंजी व्यक्तिगत ऐं असांजे क्लाइंट्स जी भी होल्डिंग हुजी सघे थी। धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुमित जी, चलते चलते एक बार बताइए, जो पीछे अंदानी लिखते हैं वो सब सिंधी होते हैं क्या? आडवाणी, आजवानी, चंदानी, होतानी, ये सब सिंधी होते हैं पीछे जो आनी लिखते हैं पीछे? वो सिंधी में काउंट होता है, लेकिन जिसका री सर आता अनम्यूट है। कीजिए, ऐसे कैसे आवाज आएगी? आप सर अनम्यूट है ऑलरेडी। हाँ हाँ ठीक है तो बोलो 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 सर। जब बोलो। आप इंग्लिश में टाइप हाँ, ठीक करते है, हैं बोलो, तो एनआई, तो एनआई में दो अगर आप हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं तो एक हो जाता है नी, जैसे चंदानी, और दूसरा हो जाता है जैसे अदानी या अंबानी, तो वो री हाँ। हो जाता है। तो वो मोस्टली जो होता है सौराष्ट्र जामनगर साइड के या फिर अच्छा। कच्छी के, तो उस साइड का वो आपका हो जाता है। सो बोथ आर डिफरेंट। ठीक है सर, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखते रहेंगे सर, इसी तरह से सीखते रहेंगे, कल्चर भी और मार्केट भी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और अच्छे से आपने बोला, हमारी रिक्वेस्ट मानी, नेशनल टेलीविज़न पे अपनी लोकल भाषाओं का आपने डिस्क्लोजर भी दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आज समय निकालने के लिए। फिर जल्दी आपसे मुलाकात होती है। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं।